हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मोहल्ला। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के 25 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो एसएससी सीजीएल के एग्जाम में मल्टीपल टाइम रिपीट हुए हैं। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, जीडी का हो, इन सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न देखने को मिले हैं। आप कोई भी सेट उठा के देख लीजिएगा, इस वीडियो से एक या दो प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि इन 25 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की? ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, यह मूल संविधान के भाग नहीं थे। इनको किस समिति के द्वारा जोड़ा गया था, किस समिति की सिफारिश के द्वारा? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आइए इसको डिटेल में देखते हैं। बात करें समिति की, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत, ठीक है, किस अधिनियम के जो तहत जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया था। कब? 1976 में। ठीक है, इसके जरिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बात करें संविधान में किस भाग में जोड़ा गया था? तो भाग 4 क में। ठीक है ना, भाग 4 क में जोड़ा गया। और किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 51 ए में। ठीक है, यह भी लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्यों को जो है रसिया के संविधान से अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया। ठीक है, बात करें कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो टोटल कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। कौन है जो राज्यों के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है? तो ध्यान रखिएगा, राज्यों के राज्यपाल करते हैं। संबंधित राज्यों के राज्यपाल के द्वारा जो है राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, थोड़ी डिटेल देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 165 के मुताबिक किसी भी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को जो है राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय या का न्यायाधीश बनने के योग्य हो। ठीक है ना, ऐसा भी नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को आप जो है महाधिवक्ता नियुक्त कर देंगे। ऐसे व्यक्ति को करेंगे जो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के योग्य होता है, उसे जो है नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और महाधिवक्ता करता क्या है? तो यह राज्य सरकार का जो है मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है ना, मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस देश के संविधान से लिया गया? ठीक है, जब देश में इमरजेंसी लगाई जाती है तो सबसे पहले जो है मौलिक अधिकार स्थगित किए जाते हैं। तो यह प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी के संविधान से ली गई। ठीक है, जर्मनी के वीमर संविधान थे। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का प्रावधान जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। ठीक है, भारत के संविधान के भाग 18 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाग, ध्यान रखिएगा। पार्ट 18 में जो है अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकाल से जुड़े प्रावधान दिए गए। ठीक है ना, 352 से लेकर 360 तक। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल तब लगाया जाता है, कब कब लगाया जाएगा? या तो युद्ध हुआ हो, या तो बाहरी हमला हुआ हो किसी अन्य कंट्री के द्वारा, या फिर सशस्त्र विद्रोह हुआ। ठीक है, इन 3 कारणों से देश में आपातकाल लगाया जाता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी ध्यान रखिएगा कि जब आपातकाल लगाया जाता है साथियों, इमरजेंसी जब लगाई जाती है तो उस समय सारे मौलिक अधिकार जो है निलंबित होते हैं, केवल अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। ठीक है ना, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि आपातकाल के दौरान कौन से 2 अनुच्छेद हैं जो नहीं निलंबित होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सब निलंबित किए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3 साल का कार्यकाल होता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का या फिर 70 साल का, जो पहले हो जाए। ठीक है, या तो वो 70 साल के हो गए तब रिटायर होंगे, नहीं तो 3 साल उनका वैसे कार्यकाल होता है। बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष की, तो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, इसके अध्यक्ष पद पर किसको नियुक्त किया जाता है? जो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है अध्यक्ष के रूप में।
ठीक है। वर्तमान में बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र जी हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और प्रश्न पूछा जाता है कि पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखिएगा न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्र जी थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहले थे रंगनाथ मिश्र जी, वर्तमान में है अरुण कुमार मिश्र जी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, ठीक है ना। पहले यह मौलिक अधिकार नहीं था, लेकिन किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे बनाया गया, तो ध्यान रखिएगा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा। बात करें 86वें संविधान संशोधन की, तो इसे कब जो है किया गया था यह संशोधन, तो 2002 में किया गया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके जरिए 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला था, ठीक है। इसके तहत संविधान में एक आर्टिकल भी जोड़ा गया था, सब आर्टिकल, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 21(1) को जोड़ा गया था, ठीक है, अनुच्छेद 21 क को जो है जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और इस संशोधन को लागू करने के लिए फ्रेंड्स जो है शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन, आरटीई आप सब जानते होंगे, उस अधिनियम को भी बनाया गया था, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्य के निर्देशक तत्वों का जो सिद्धांत है डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, उसको किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वह कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से। बात करें आयरलैंड इसके नीति निर्देशक तत्वों की, तो जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए, हमने बताया। और जो है संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 में है, ठीक है ना, भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्वों को बताया गया है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इनका मकसद क्या होता है, कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा डीपीएसपी का मकसद जो होता है सामाजिक और आर्थिक न्याय उपलब्ध कराना तथा लोकतंत्र की स्थापना करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है, ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों का। यह राज्य के कल्याणकारी के लिए कल्याणकारी, ठीक है, होते हैं राज्य के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। भारत में कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं या राज्य हैं जिनका खुद का उच्च न्यायालय नहीं है, तो जो है अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय के अंतर्गत कार्यरत रहते हैं। तो अंडमान और निकोबार जो कि हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, इसका खुद का उच्च न्यायालय नहीं है, यह जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, ठीक है ना। यहाँ के जो है जितने भी मुद्दे हैं वह कलकत्ता हाईकोर्ट में देखे जाते हैं, ठीक है। तो बात करें ये न सिर्फ अंडमान निकोबार का है, बाकी अन्य भी जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके क्षेत्राधिकार के बारे में देख लेते हैं। एक फैक्ट यहाँ से ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो कलकत्ता अपना हाईकोर्ट है वह भारत का सबसे पुराना जो है हाईकोर्ट है, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1862 में हुई थी। भारत का सबसे पुराना और पहला जो है हाईकोर्ट है, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि जो दादरा नगर हवेली अपना है यूटी, उसको जो है उसके जो केस कहाँ पे देखे जाते हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट में देखे जाते हैं, ठीक है। दमन और दीव के कहाँ देखे जाते हैं, यह भी बॉम्बे में ही देखे जाते हैं, दादरा नगर हवेली और दमन दोनों के। लक्षद्वीप के इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप के कहाँ देखे जाते हैं, तो केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है लक्षद्वीप, ठीक है ना। यह सभी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है, भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ी डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स कि भारत के राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 280 में बताया गया है वित्त आयोग के गठन के बारे में कि वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। कब कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति हर 5 साल या फिर उससे पहले जब भी वे उचित समझे वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं, ठीक है, हर 5 साल पे कर सकते हैं या उससे पहले भी जब भी राष्ट्रपति चाहें। वित्त आयोग जो है क्या करता है, तो ध्यान रखिएगा केंद्र और राज्य सरकार के वित्तीय संबंधों को, ठीक है, केंद्र और राज्य सरकार के वित्तीय संबंधों को जो है परिभाषित करता है। बात करें भारत के पहले वित्त आयोग कौन थे, तो ध्यान रखिएगा केसी नियोगी जी थे। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। और वर्तमान में अगर पूछे तो ध्यान रखिएगा कि केंद्र सरकार ने भी 16वें वित्त आयोग का गठन किया है और इसका अध्यक्ष किसे बनाया है, तो अरविंद पनगड़िया जी को बनाया, ठीक है ना। तो 16वें वित्त आयोग के गठन के अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया जी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
संविधान में किया गया कौन सा संशोधन भारत का लघु संविधान कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। यह संशोधन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं की दृष्टि से अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो लघु संविधान संशोधन की संज्ञा किसे दी जाती है लघु संविधान की? तो ध्यान रखिएगा 42वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा की दी जाती है। ऐसा क्यों कहा जाता है फ्रेंड्स? क्योंकि इस संशोधन में जो है कई सारे बदलाव किए गए थे संविधान में, ठीक है। इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने जो है कई बदलाव किए थे। जैसे कि जो है इस संशोधन में प्रस्तावना जो अपना प्रियम्बल है उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन में जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए? तो ध्यान रखिएगा 42वें संविधान संशोधन में, ठीक है। उसके बाद इसी संशोधन में जो है भाग 4A में जो है हमने बताया था आपको मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के ही द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। इस संशोधन ने राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य कर दिया था, ठीक है। यह भी ध्यान रखिएगा, सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा पावर अपने हाथ में चाहती थी, इसलिए जो है बहुत सारे बदलाव किए थे, जिसके बाद फलस्वरूप इमरजेंसी भी देखने को मिली थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, संरक्षित है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निजता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 21 से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 से संबंधित है। थोड़ा डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को संरक्षित किया गया है। निजता के अधिकार के तहत लोगों को अकेले रहने, अपने निजी विकल्पों पर फैसला लेने और अपने निजी डेटा को सुरक्षा पाने का अधिकार है, ठीक है ना। राइट टू प्राइवेसी है कि आप हर चीज़ों को प्राइवेट रख सकते हैं, अपने निजी डेटा को, ठीक है। इस चीज़ का आपको पूर्ण अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है। एक फैक्ट और भी ध्यान रखिएगा कि इस अधिकार में भूल जाने का भी अधिकार शामिल किया गया है, ठीक है, निजता के अधिकार में अनुच्छेद 21 में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो देश के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा जो है CAG की नियुक्ति की जाती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, ठीक है। थोड़ा डिटेल देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। बात करें इनके कार्यकाल की तो कार्यकाल भी पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा 6 साल या फिर 65 वर्ष जो पहले हो जाए, ठीक है, CAG का कार्यकाल होता है, जो भी पहले हो जाए। CAG के पद के बारे में किस जो है आर्टिकल में बताया गया है? तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 148 में जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 148। बात करें अनुच्छेद 149 में तो उसमें जो है अनुच्छेद 149 में जो है CAG के कार्यों का वर्णन किया गया, CAG के कर्तव्यों के बारे में बताया गया, तो साथ ही साथ इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात करें CAG को हटाने की तो CAG को हटाने के लिए जो है फ्रेंड्स सदन में जो है विशेष बहुमत से इन्हें हटाया जा सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है इन्हें हटाया जा सकता है। CAG को अगर हटाना है तो आपको संसद में दोनों सदनों में विशेष बहुमत पारित कराना होगा, ठीक है। अच्छा, प्रश्न आ रहा होगा CAG का काम क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा कि विभिन्न जो सरकारी अलग अलग विभाग हैं उनमें जो वित्तीय लेन देन होती है उनकी जांच जो है CAG करता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। आप कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में भारत के CAG कौन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के नागरिक किस आयु में मतदान कर सकते हैं? वोटिंग की जो एज है भारत में वह कितनी है? इजी प्रश्न है, आप सबको पता होगा, ठीक है, 18 वर्ष है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स आपको बता दें कि पहले 18 वर्ष नहीं थी, ठीक है। पहले जो हमारी वोटिंग की एज थी वो 18 वर्ष नहीं थी। यह 61वें संविधान संशोधन के तहत 18 वर्ष किया गया, उससे पहले 21 वर्ष थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा वोटिंग की जो एज है, मतदान की जो उम्र है वह 18 वर्ष की गई। तो 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था, इसके तहत की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया की जा सकती है, ठीक है, निम्न में से किस सदन में की जा सकती है? जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो संसद में महाभियोग की प्रक्रिया लानी पड़ती है, ठीक है। तो अगर आप राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं तो संसद के किसी भी सदन में जो है प्रस्ताव यह आ सकता है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, चाहे आप लोकसभा में यह प्रस्ताव लाएं चाहे राज्यसभा में, लेकिन उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया होता है। आइए देखते हैं। अगर फ्रेंड्स यह प्रावधान किस में दिया गया है, भारत
के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया का, तो अनुच्छेद 61 में दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं, तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग तभी लाया जा सकता है जब उसे पाया जाए कि उसने जो है संविधान का उल्लंघन किया है। ठीक है, पहली लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसी कंडीशन में जो है महाभियोग लाया जा सकता है। और महाभियोग लाने के लिए जो है उसे किसी भी सदन में आरोप लगाए जा सकते हैं। ठीक है, किसी भी सदन में आरोप लगाए जा सकते हैं। आरोप लगाता कौन है, तो सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है ना, आरोप पत्र पर। ठीक है, कम से कम 1/4 जो है सदस्य उस पर हस्ताक्षर करेंगे कि हम राष्ट्रपति के खिलाफ जो है महाभियोग लाना चाहते हैं संसद में। और 14 दिन का नोटिस भी राष्ट्रपति को दिया जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि राष्ट्रपति जो अपना कार्य कर रहे हैं और आप संसद में जो है महाभियोग की प्रक्रिया ला देंगे। लाने से 14 दिन पहले जो है राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाता है। ठीक है, नोटिस के बाद अगर जो है प्रस्ताव जो है उस सदन में, जिस सदन में ला रहे हैं, जैसे लोकसभा में ला रहे हैं, तो 2/3 बहुमत से जो है लोकसभा में पास होगा। उसके बाद सेम कंडीशन जो है अप्लाई होगी राज्यसभा में भी। ठीक है, अगर राज्यसभा में भी यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। ठीक है, तो इतनी सारी प्रक्रियाएं होती हैं फ्रेंड्स राष्ट्रपति को हटाने के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सभी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था। प्रारूप समिति यानी कि मसौदा समिति, आप ऐसे समझ सकते हैं, संविधान का निर्माण जब हो रहा था बनाई गई थी। ठीक है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उसमें कुल 7 सदस्य थे। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था, तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है मसौदा समिति में नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं वो 7 सदस्य कौन थे, परीक्षा में क्योंकि पूछा जाता है तो उनके नाम आपको जानना जरूरी है। ठीक है, बात करें मसौदा समिति की, तो इसका गठन कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 को। डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो डेट आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, बात करें इनमें अन्य जो है सदस्य कौन कौन से थे, तो एक बार आप अगर नाम पढ़े हैं तो आप एग्जाम में कर ले जाएंगे। ठीक है, पहले सदस्य थे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। ठीक है, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। एन गोपाल स्वामी जी थे, भीमराव अंबेडकर जी जो कि इसके अध्यक्ष थे, के एम मुंशी जी थे। ठीक है, मोहम्मद सादुल्ला, उसके बाद BL मित्तर और DP खेतान। यह 7 सदस्यों की जो है टीम थी मसौदा समिति। इंपॉर्टेंट है, इनके आप नाम ध्यान रखिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा भारत के जो है इलेक्शन कमीशन जो होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। मनी बिल जो है किस विधेयक, किस जो है अनुच्छेद में बताया गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 110, आर्टिकल 110 में हमें बताया गया है मनी बिल के बारे में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। ठीक है, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें जो है अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो सरकार उसको जो है मुफ्त कानूनी सहायता जो है प्रोवाइड कराएगी, उसके लिए एक अलग से एडवोकेट दिया जाएगा, वो अपना केस खुद लड़ सकता है। ठीक है, तो ऐसी मुफ्त कानूनी सहायता किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है, अनुच्छेद 39A के तहत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 39A के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी ध्यान रखिएगा साथियों। जब हमारा संविधान बना था तो उस समय केवल 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, केवल 8 जो है अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 12 हैं। ठीक है, वर्तमान में 12 हैं। यह 4 जो है अलग अलग संविधान संशोधनों के द्वारा जोड़ी गई थी, जिसमें से 9वीं अनुसूची प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, जो कि 1951 में हुआ था। ठीक है, इस तरह से जो है 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, यह किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 32 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत यह बताया गया है कि अगर किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे जो है संविधान के हृदय और आत्मा कहा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं,
संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श निम्नलिखित में से परिलक्षित होते हैं। किसमें जो है संविधान निर्माताओं के सोच और आदर्श देखे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब आप भारत की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो ठीक है, इसमें जो है उनके सोच और आदर्श के बारे में आप जान पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रस्तावना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किसमें व्यादेशित है। ठीक है, न्यायपालिका और कार्यपालिका में पृथककरण जो है संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है या तो कहाँ पे दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 50 में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 50 में, और आर्टिकल 50 किसके अंतर्गत आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी भी व्यक्ति को अधिकार देता है या संरक्षण देता है। ठीक है, तो ये तो वही प्रश्न हो गया कि राइट टू प्राइवेसी वाला या फिर निजता का अधिकार वाला, कि आप अपनी स्वतंत्रता से किसी भी व्यक्ति से शादी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न देखते हैं, लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन है। ठीक है ना, लोकसभा के विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त, जैसे कि वर्तमान में जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन है, राहुल गांधी जी हैं। ठीक है ना, तो ऐसे पहले जो है लोकसभा के विरोधी दल के नेता कौन थे, राम सुभग सिंह। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा, राम सुभग सिंह। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं, पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों को किस सूची में रखा गया। ठीक है ना, संविधान में सूचियां डिवाइड करी गई हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, अलग अलग विषय उसमें रखे गए हैं। तो यहाँ पे जितने भी सारे विषय दिए गए हैं, राज्य पुलिस का हो गया, कृषि हो गया, सिंचाई हो गया, सब किसके अंतर्गत आते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे लगे, ठीक है, कंटेंट कैसा लगा, और वीडियो को अगर पसंद हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।